सभी को नमस्कार। मेरा चैनल क्रैक टेट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस चैनल का बनाने का उद्देश्य मेरा एक ही है कि किसी तरीके से उन बच्चों की मदद किया जाए जो टेट का एग्ज़ामिनेशंस पास करना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी के सहयोग का अभाव होता है और वो किसी प्रकार से मदद नहीं पा पाते या एक सटीक रणनीति उनको नहीं मिल पाती है। तो मैं तो अभी पूरा कोर्स नहीं करा सकता, लेकिन एक सीरीज़ जो मैंने 1000 प्रश्नों का यहाँ पे लिखा भी है, 1000 प्रश्नों का महासीरीज़, इसके माध्यम से मैं वो सारी प्रश्नों को इसमें लाऊँगा, जिससे पूरे संपूर्ण सिलेबस को क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यूज़ के माध्यम से आसानी से आप हल कर सको। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 150 प्रश्नों में 150 सॉल्व कर पाओगे, लेकिन इतना मैं निश्चिंत कह सकता हूँ कि आप इन सीरीज़ को करने के बाद 100 से 120 क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ देखना है इस वीडियो को और समझना है एक्सप्लेनेशंस को, किस प्रकार से क्वेश्चंस को डील किया जाता है और किस प्रकार से अगर क्वेश्चंस का आंसर आपको पता नहीं है, तो उसको भी हल कर सकते हैं। तो वो मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। मैंने इस एग्ज़ाम को सीटेट को एग्ज़ाम को लास्ट ईयर पास भी किया है और साथ में मैंने अभी कमीशंस की तैयारी भी प्रारंभ की है। तो इन दोनों अनुभवों का आधार बनाकर मैं आपको कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ और यकीन मेरा मानिए कि कहीं न कहीं आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी होगी और आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज का प्रथम भाग है। ऐसा लगभग आई थिंक 100 सीरीज 100 लगभग ऐसे वीडियोज़ आएँगे जो 15 से 20 मिनट के होंगे और कुछ नहीं करना है, बस आपको देखते जाना है और समझते जाना है। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो जैसा कि प्रश्न में स्पष्ट है, अधिगम को अभिप्रेरित। तो यहाँ पे दो शब्द है, अधिगम और अभिप्रेरित। अधिगम का मतलब होता है सीखना और इंग्लिश में से लर्निंग कहते हैं, और अभिप्रेरित का मतलब है प्रेरणा, आप जहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो आप किस प्रकार से अधिगम के प्रति प्रेरित होते हैं और इसके लिए कौन से कारक हैं? तो पहला ऑप्शन है कि बाह्य कारक, दूसरा है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, तीसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि प्रश्न में स्पष्ट किया है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाले कारक, तो अधिगम को बाह्य कारक, जो प्रथम ऑप्शन है बाह्य कारक, हाँ एक हो सकता है बाह्य कारक कि आप किसी से मोटिवेट होते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं तो आपको लगता है नहीं मुझे भी सीखना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो ये एक कारक हो सकते हैं, लेकिन हमें इसमें और भी ऑप्शन है तो आगे भी बढ़ना चाहिए अभी। दूसरा विफलता से बचने के लिए प्रेरणा। देखिए विफलता से बचने के लिए अधिगम होता नहीं और किसी भी कारण से भी विफलता एक प्रेरणा का काम नहीं कर सकती। तो दूसरा तो ऑप्शन गलत हो गया। तो अब हमारे पास बचा पहला, तीसरा, चौथा। तीसरा ऑप्शन है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। ये लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत, अगर हम किसी चीज़ से अभी प्रेरित होते हैं सीखने के लिए, तो कहीं न कहीं हमारा लक्ष्य, हमारा जो ड्रीम होता है, वो कहीं न कहीं एक कारक है जिसके कारण हम प्रेरित होते हैं अधिगम के लिए, सीखने के लिए, नई-नई चीज़ों को जानने के लिए। तो हमारे विचार से इसका ऑप्शन 3 सबसे सटीक उत्तर है। आप एक बात और याद रखें कि पेडागोगी के लर्निंग में लगभग सारे ऑप्शन एक बराबर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे जो सटीक ऑप्शन है, जो सबसे सटीक उत्तर, उसी को प्रश्न लेना है। और एक चीज़ और, आप प्रश्न हल करने के क्रम में याद रखें, आपको अगर उत्तर नहीं भी पता है तो एक चीज़ याद रखें कि जो सबसे पॉजिटिव आंसर लगे, सबसे सकारात्मक, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे और आपको किसी प्रश्न पे कुछ आता नहीं है, आपको कुछ लग नहीं रहा है कि इसका क्या हो सकता है, तब सीधे उस प्रश्न को अपने आप से कनेक्ट करें और आप ये याद रखें कि क्या वो मेरे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर हाँ वो सकारात्मक है तो आप आँख बंद करके उस आंसर को टिक लगाइए और सबमिट कीजिए, और वो 99% चांसेस है कि वो सही उत्तर होंगे। तो पेडागोगी बहुत ईज़ी पोर्शन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए।
दूसरा प्रश्न है कि वाइगेत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो जैसा कि प्रश्न में, मैं तो अभी अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर है नहीं, तो आप सिर्फ अच्छे से सुनिए। वाइगेत्स्की ने, तो यहाँ पे पहले ये स्पष्ट है कि वाइगेत्स्की, तो वाइगेत्स्की ने जो सिद्धांत दिया। उसके बाद प्रश्न है कि बच्चों के अधिगम में उनकी भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। अब इसको कट कर सकते हैं। तो वाइगेत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो वाइगेत्स्की के जो अधिगम है उसमें सबसे ज़्यादा किसने भूमिका अदा की है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा वंशानुगत, तीसरा मानसिक और चौथा शारीरिक। सामाजिक है, ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा किसी भी बच्चों के अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे आप बचपन में भी सीखते हैं तो आपके माँ बाप या हमारे माँ बाप यही कहते हैं कि देखो उनका बच्चा कितना तेज़ है, कितना इंटेलिजेंट है, वो पढ़ने जाता है, ये मिलता है, वो मिलता है, वो कितना आगे लाइफ में। तो कहीं ना कहीं हमें वो समाज का आधार बनाकर, समाज को आधार बनाकर हमें पढ़ने के प्रति, सीखने के प्रति आकर्षण के तौर पे पेश करते हैं और आकर्षण के तौर पे उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो इसी में कि वाइगेत्स्की ने बच्चों के लिए किन कारकों में किसी एक की भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो एक तो सामाजिक के सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो है पहला ऑप्शन। दूसरा वंशानुगत। वंशानुगत का जहाँ तक प्रश्न है वो किसी किसी केसेस में हो सकते हैं। जैसे किसी के माँ बाप है तो जेनेटिकल जो होता है, तो उसके आधार पे किसी किसी बच्चे में भी माँ बाप के जेनेटिक्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उसके कारणों से वो कहीं ना कहीं वो सीखते हैं और उनका असर पड़ता है, लेकिन ये हर केसेस में नहीं होता। क्योंकि किसी का वंशानुगत अगर होगा तो किसी के बच्चे बचपन से ही उतने अच्छे दिमाग उनके नहीं होते, बचपन से ही वो दिव्यांग होते हैं। तो ये कोई कोई कारक में हो सकता है, लेकिन हर कारक में कहना ये सही नहीं। तीसरा है मानसिक। मानसिक में नहीं हो सकता। अगर कोई मानसिक डिसऑर्डर है, अगर आपका किसी का मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो कैसे किसी के प्रति सीखने के प्रति प्रेरित हो सकता है या उसके भूमिका हो सकता है। चौथा है शारीरिक। शारीरिक का महत्व कहीं ना कहीं वो फिजिकल्स गेम है या फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ है उनमें इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन कारकों में अधिगम में कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक और वंशानुगत एक कारक हो सकते हैं, लेकिन हर कारक नहीं हो सकता। और यहाँ पे प्रश्न में स्पष्ट क्लियर है कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा सामाजिक, तो सामाजिक इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू। आपने सुना होगा आईक्यू। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो ये जो प्रश्न है ये सीधे सीधे एक फार्मूलाज होता है आईक्यू का, जिसमें मापा जाता है कि कितनी उसकी क्षमता और कितनी जो मापी जाती है उसकी क्षमता इंटू 100 करके है। तो अभी तो मैं इस पे नहीं बता सकता कि वो फार्मूला बेस्ड कैसे है, तो इसे हम एक अनुमान के तौर पे, लेकिन मैं इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ कि आईक्यू होता क्या है। आईक्यू का जो मान है वो एक होता है कि 80 टू 100, तो वो एवरेज माना जाता है। जिसका भी इसके बीच का स्कोर्स है तो उसे एवरेज बुद्धि लब्धि यानी एवरेज मानसिक या विचार का व्यक्ति माना जाता है। 80 से नीचे 40 तक होता है तो उसको लो एवरेज माना जाता है, यानी उसका थोड़ा दिमाग का जो सोचने समझने की शक्ति है, क्षमता है, वो कम होता है। दूसरा बात है, एक है न 80 टू 100 हो गया, 100 से 120 वो अपर एवरेज होता है, यानी एवरेज से थोड़ा अच्छा उसका सोचने समझने की क्षमता होती है, सीखने की। और जो 120 टू 150 होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो किसी भी चीज़ को बहुत क्विक करते हैं। जैसे आपने कहा 80 into 4 तो सीधे बोल देगा 18 into 4 72, एकदम इतना फास्ट बोलेगा, तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि कितना है। मेरे ख्याल से तो इसका 12 होना चाहिए, मैंने निकाला है, तो इसका उत्तर 12 होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कितना दिया हुआ। इसका उत्तर 12 है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? प्रश्न में है कि विकल्प
विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है, यानी जो विद्यालय एक आधार बनाकर किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं वो कौन सही है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यालय कभी भी किसी का मूल्यांकन राष्ट्रीय मानकों को नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत परीक्षण करती है कि उसने कितना सीखा है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ की, तो ये तो पहला हो ही नहीं सकता। दूसरा है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि विद्यालय मूल्यांकन इसलिए करता है कि वो जो गलतियाँ पहले जो किसी बच्चे ने किया है तो आने वाले कक्षाओं में, आने वाले वर्गों में उसको और ज़्यादा सीखने का मौका मिले, और वो ज़्यादा जो उसकी परेशानियाँ हैं, उसने जो जो गलतियाँ हैं कि उसको और वो दूर करके और अच्छे से जानने और समझने में उसका मदद करे। तो ये दूसरा वाला तो कंफर्म होगा ही, लेकिन तीसरा देख लेते हैं शिक्षा बोर्डों के इसमें क्या काम है, तो ये तो होगा ही नहीं। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर जो होगा 4 का वो हो जाएगा 2 नंबर। 5वां क्वेश्चन है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे प्रश्नों में याद रखें कि नहीं है तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि सत्य नहीं है। नहीं तो कभी कभी हम करते नहीं और सत्य है को सही लगाकर चले आते हैं, तो इसको अंडरलाइन करेंगे सत्य नहीं है। तो प्रश्न क्या है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। तीसरे है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। और चौथा है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो पहला है कि बच्चों कई तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीख सकते हैं, तो जहाँ भी केवल शब्द का प्रयोग मिले आप 99% चांसेस होता है कि वैसे ऑप्शन गलत होते हैं, तो आप हमेशा एलिमिनेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे सत्य नहीं होता, सत्य है, तो वहाँ पे भी आप एलिमिनेट करके केवल आता है तो सीधे 2 ऑप्शन को कट कर दे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि केवल कक्षा में नहीं सीख सकते, केवल कक्षा में सीख सकते, क्योंकि कक्षा के अलावा जैसे हम समाज से सीख सकते हैं, मित्र से सीख सकते हैं, समूह से सीख सकते हैं, आसपास में जो लोग के साथ हम उठते बैठते उनसे सीख सकते हैं। तो केवल लगा हुआ है तो ये सत्य नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखना। निम्नलिखित में से सूक्ष्म गति, हाँ इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर लिखना। 7वां प्रश्न है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो इसमें कि ये तो सिद्धांत है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो आपको ये सीधे याद रखना है और ये परीक्षा हॉल में सीधे आ सकता है कि बुद्धि परीक्षण किससे संबंधित है, बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया। पहला है डेविड वेस्लर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और अल्फ्रेड बिने। तो जैसा कि है इसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि बुद्धि परीक्षण, तो ये सिद्धांत है अल्फ्रेड बिने द्वारा। अगला प्रश्न है एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। प्रश्न में है कि एक विकलांग बच्चा है, जो हो सकता है विकलांग का मतलब वो चल नहीं सकता हो या बोल नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, विकलांग डिसऑर्डर जो भी कोई एक कारक आप मान लीजिए। बच्चा जब विद्यालय आता है तो शिक्षक की इसमें क्या भूमिका है। तो आप सीधा इस प्रश्न को सोच सकते हैं कि एज अ शिक्षक आप खुद से सोचिए कि शिक्षक क्या कर सकता है उसके लिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं निगेटिव कैरेक्टर है, और मैंने इस सीरीज को शुरू में ही बोला था कि हमेशा पॉजिटिव जो भी दिखे उसी उत्तर को आपको सही करना है। तो इसमें निगेटिव दिख रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। अगर हम दूर रख देंगे तो फिर विकलांग बच्चे को सिखा कैसे पाएंगे। जब तक सामूहिक भागीदारी आप सुनिश्चित नहीं करते हैं तब तक किसी को सिखाने के लिए बहुत मुश्किल काम है। आप हमेशा एक बात याद रखें, ये विकलांग हो या कमज़ोर हो या प्रश्न में हो कि
कम मानसिक उस संतुलन ठीक नहीं, तो ऐसे जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स वाला प्रश्न है, उसमें हमेशा याद रखें कि निगेटिव अगर ऑप्शंस में है तो सीधे कट हो जाएंगे, सीधे उसको कट करके अगला ऑप्शन पे चले जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शंस में कमी आएंगे और आपके पास लास्ट में पता चला कि एक ऑप्शन बचा तो वो सही मार के आपको आगे बढ़ जाना, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। अगर हम सिर्फ दिव्यांगता के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज में विभेदीकरण पैदा कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम छुआछूत या धार्मिक उन्मादों से ग्रसित हैं, अगर उन्हीं प्रक्रियाओं को हम दिव्यांग जन में लागू करते हैं तो आपको पता है कि सामाजिक अछूत वगैरह जो भी थे, अछूत का जो विचार जो हमारे मन में उत्पन्न हुआ था, या धार्मिक चीज़ें जो हम सोचते थे कि ये धर्म का है, ये जाति का, तो फिर वही चीज़ें हम दिव्यांगता में भी लाने का एक हमारा प्रयास होगा। तो अगर हम एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि हम किस प्रकार से किसी एक विशेष का मतलब है दिव्यांग को हम संदर्भ कर रहे हैं, तो उसके लिए विशेष, तो ये भी नहीं, इसमें भी निगेटिव है। तो आपके पास बच गया ऑप्शन 4। अब सीधे आंख मूंद के आपको ऑप्शन 4 में करेक्ट कर दीजिए, कहीं से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं आप हमेशा याद रखेंगे कि निगेटिव जैसे नकारात्मकता आया ऑप्शन में, उसको कट कर देना है। थोड़ा भी आपको संकोच नहीं करना है कि ऑप्शन कट करने में। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे। तो चौथा जो ऑप्शन है, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करना चाहिए। चर्चा करने से एक फ़ायदा क्या होगा कि जो दिव्यांग बच्चा है उसकी जो कमजोरियां हैं, जो वो कम जानता है, तो उसके अभिभावक से जानकर हम उसे और अच्छा कर सकते हैं, उसकी कमजोरियों को जानकर उसे और सिखाने का प्रयास कर सकते। तो इस प्रकार से एज ए शिक्षक हम विद्यालय में पहली बार आ रहे हैं बच्चों को सहज महसूस करा सकते हैं, उसे पढ़ने के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, तो और भी अन्य कारक है, इस प्रकार से उसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उस भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? तो प्रश्न में है कि 2 शिक्षार्थी है, माने 2 स्टूडेंट है, एक अपनी मातृभाषा, आप मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो एक आप हिंदी में अपनी भाषा में सीख रहे हैं और जो आपका दोस्त है वो इंग्लिश में उसी भाषा को दूसरे रूप, माने इंग्लिश को किसी और भाषा के रूप में, यानी हिंदी है उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सीख रहा है। मैं आम खाता हूँ, तो ऐसे करके वो इसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सीख रहा है। तो इसमें कौन से गलतियाँ समान रूप से कर सकते हैं? दूसरा है अति समानीकरण। अति समानीकरण मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा समान कर देना, तो अति समानीकरण। दूसरा है विकासात्मक, समान रूप से गलतियाँ कर सकते हैं। तीसरा है सरलीकरण। अगर सरलीकरण वो करेंगे, किसी चीज़ को सरल बनाएंगे, सरल का मतलब लचीला बनाएंगे, किसी चीज़ को सीखने में आसानी करेंगे, तो उससे तो गलतियाँ नहीं होगी, इससे तो गलतियाँ और कम होगी। और इसमें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि गलतियाँ समान रूप से कर सकते हैं। अति समानीकरण के तो समान अगर हो जाएगा तो गलतियाँ कम करेंगे। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही इसमें एलिमिनेट हो जा रहा है, फर्स्ट और थर्ड। बच गया 2 एंड 4। 4 में 1 2 3 और इनमें से कोई नहीं। हाँ तो भाई 4, लेकिन 2 हो सकता है। अगर हम किसी गलतियों को समान रूप से अगर विकास करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन दोनों को सीखने में समान रूप से कर सकते हैं गलतियाँ। और जैसे वो हिंदी सीख रहे हैं और वो दूसरा को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीख रहा है, तो अगर हम उसके और विकास और प्रोत्साहित करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलतियाँ समान रूप से करते ही जाएंगे, वो सीखेंगे नहीं, उसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे। तो इसका उत्तर होना चाहिए विकासात्मक। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? जैसा कि हमने ऊपर में भी देखा कि नहीं है, तो इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। और प्रश्न में कि बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक,
मनोवैज्ञानिक का मतलब वो क्या सोचता है, ठीक है, क्या क्या उसके मन में आते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से कि सामाजिक वैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। संगीत की आवश्यकता, बिल्कुल संगीत की आवश्यकता हो सकती है। संगीत सुनने से कहीं न कहीं मुझे सीखने की ललक जगती है, कहीं न कहीं उसके प्रति वो आकर्षित होते हैं। दूसरा प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन के, अगर वो प्रशंसा करेंगे किसी को तो सामाजिक वैज्ञानिक अवस्थाओं में तो वृद्धि होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रश्न में नहीं है, याद रखेंगे आप। अगर है तो ये दोनों सही था। तीसरा है भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। अगर हम भावनात्मक माने इमोशनल सिक्योरिटी किसी को देते हैं, तो कहीं न कहीं सामाजिक मनोवैज्ञानिक उसको तो हम और प्रेरित कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं कि आप उदास हैं, आपको किसी भी चीज़ करने में मन नहीं लग रहा, आप किसी भी चीज़ में परेशान हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मनोवैज्ञानिक माने या इमोशनल भावनात्मक जो मेरा दृष्टिकोण है, मैं भावनात्मक अ, इंटेलिजेंस के माध्यम से आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी आवश्यकताएँ हैं, उसे मैं पूरा कर सकूँ और जो आपके मन में भावनाएँ विकृत हो रही, जो मन में आपको विचार विपरीत आ रहे हैं, उसको मैं दूर कर सकूँ। तो ये भी नहीं होगा, क्वेश्चंस में दिया हुआ कि नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। बच गया आपके पास चौथा ऑप्शन कि नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो ये देख रहे हैं आप अपशिष्ट पदार्थों का, और यहाँ पे प्रश्न क्या है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक, तो चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको समझने में दिक्कत आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कहाँ कौन सा गलती हुआ है, तो मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और जो भी आपके प्रश्न हैं या किसी भी चीज़ के क्वेरीज़ हैं तो आप बिल्कुल पूछें, इससे मैं आपको बता सकूँगा। मैंने जो पढ़ा है इसमें कहीं समझ में नहीं, वो भी मैं डिस्कस करूँ। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। और ये बिल्कुल निःशुल्क सीरीज़ है। मेरा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी मदद पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।